कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो सिर्फ ऊपर वाले को कोसता रहता है और ये कहता रहता है कि ऊपर वाले ने मुझे कुछ नहीं दिया, ऊपर वाले ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की। वहीं वो एक उस तरह के भी लोग होते हैं जो छोटे से में खुश हो जाते हैं और अपनी जंग को लड़ते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद फैज़ान जो है आज हमारे साथ हैं और एक इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या कौन सा इंस्टीट्यूट है, क्या करते हैं ये, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कीरतपुर के रहने वाले हैं और अल्लाह मियाँ ने बहुत सारी परेशानियाँ इनके साथ दी, ऊपर वाले ने इनके साथ बहुत परेशानी दी। उसके बाद भी अपनी परेशानियों से लड़ के आज उन गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं जिनके पास, जिनके साथ, जिनके माँ बाप के पास रोज़गार नहीं है या जिनके पास पैसा नहीं है। फैज़ान साहब से जानने की कोशिश करेंगे। फैज़ान साहब, आपका ये इंस्टीट्यूट कौन सा है और आपकी कोशिश क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो मैं आपका अपनी फाउंडेशन की तरफ से जो है बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ और दिल की गहराइयों से। मैंने एक फाउंडेशन बनाई है जिसका नाम ब्राइट फ्यूचर एजुकेशनल फाउंडेशन है, जो चैरिटेबल फाउंडेशन है और जिसका मकसद ये है कि वो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है या माँ बाप में से कोई एक नहीं है, उन बच्चों को तालीम के स्तर में, तालीम के मेयार में जो है सबसे आगे लाना और मजबूत करना। क्योंकि हमारे पास एक ही हथियार है, तालीम। तालीम के लिए जो है अल्लाह ने सबसे पहली जो वही जो उतारी है जो कुरान में, वो तालीम के लिए ही तोड़ दिया। हालांकि अल्लाह ये भी जानते थे कि भाई ज़िंदगी जीनी है तो सबसे पहले जो ज़रूरत है ना पैसों की है, मगर नहीं। और अल्लाह ने कहा इकरा पढ़ो, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ो उस परवरदिगार के नाम से जो पूरी कायनात का मालिक है। दूसरी बात, आपने एक जो है शुरू में एक सवाल किया था कि जो अल्लाह को कोसते हैं। मैं फराज भाई आपकी मालूमात के लिए एक बात बता दूं, देखो जो लोग कोसते हैं ना, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो इलिटरेट है, वो अनएजुकेटेड है। अगर इल्म होता तो वो अल्लाह को कोसते नहीं। भाई अल्लाह ने कुरान के आखिरी हिस्से में सूरह अर-रहमान में कहा फबी अय्युल आला रब्बिका मा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की किन किन नेमत को झुठलाओगे। तो यहाँ पे ये जो मसला है ना, ये इल्म के होने और ना होने की वजह है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक रोटी चाहे कम खाओ, घर में एक वक्त का खाना ना बने मगर बेटा स्कूल जाना चाहिए और बेटी स्कूल जाना चाहिए। तालीम से इंसान और वो इंसान बनता है, तालीम के ज़रिए इंसान जो है एक बेहतरीन इंसान बनता है। जैसे हम किसी भी लड़की को दुल्हन तब कहते हैं जब उसका श्रृंगार होता है, बिना श्रृंगार के हम उसे दुल्हन नहीं कह सकते। तो इंसान की जो खूबसूरती है उसका इल्म है, वो उसका अखलाक है। और इल्म होगा तो जहालत दूर होगी, जहालत दूर होगी तो समझदारी का जो मेयार होगा वो बड़ा होगा, फैसले जो होंगे वो सब अच्छे होंगे, तो ज़िंदगी जो है शानदार होगी। क्योंकि इल्म से ही आखिरत बनेगी और इल्म से ही दुनिया बनेगी। इन्होंने सबसे बात जो कही है, आज जो इंटरव्यू है उसकी वजह भी एक है कि हमारे कीरतपुर में कांच की फैक्ट्रियाँ भी चलती हैं और ऐसी भी जगह है जैसे फैक्ट्रियाँ हैं और जैसे को बहुत सारी फैक्ट्री है, तो वहाँ पे मज़दूर और जो लेबर है वो काम करती है। उनमें से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो मजबूरी के तहत वहाँ काम कर रहे हैं मगर वो पढ़ना चाहते हैं। तो इन्होंने ये वाली बात भी कही है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो मैं उन्हें पढ़ाने के लिए तैयार हूँ और वहाँ अगर उनके पास स्पेस है तो मैं उन्हें पढ़ाने उस जगह जाके वहाँ पे भी जाके पढ़ा सकता हूँ। मगर इनके पास एक आंकड़ा है, वो आंकड़ा क्या है वो आप सुने। देखिए, मैंने जो है ना, जब मेरी जो तालीम हुई है वो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से हुई है। मैं वहाँ पे ही रहता था, हॉस्टल में रहता था, वहीं मैं पढ़ाई करता था। तो जो कैंपस का स्टूडेंट होता है, कैंपस का स्टूडेंट कौन होता है, जो यूनिवर्सिटी में रह कर पढ़ता है उसको कैंपस का स्टूडेंट कहते हैं। तो वहाँ पे जो है बहुत सारी करिकुलम और एक्टिविटीज़ होती है जिससे बच्चे के अंदर एक अवेयरनेस आती है, बहुत सारे जो है जज्बात पैदा होते हैं, एक जागरूकता पैदा होती है। तो मेरे अंदर खिदमत खल्क करने का जो जज्बा होया वो वहीं से ही पैदा होया, जिसका फाउंडर जो है मोहम्मद आदम खान साहब है। और मैंने एक छोटा सा डाटा बनाया है जिसमें हिंदुस्तान की गरीबी के, जॉब लेस लोगों के और अनपढ़ लोगों के हालात बताऊंगा कि हमारे हिंदुस्तान में कौन सी कैटेगरी है, वो कितने परसेंट है। देखो, हमारे हिंदुस्तान में जो है 19.3% आबादी वो है जो माइनॉरिटी में आती है और हिंदुस्तान की 37% आबादी वो है जो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है। और हिंदुस्तान में 4,41,359 वो लोग हैं जो ज़रात खैरात का मांग के खाते हैं,
और जो भीख मांग के खाते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर जो है 287 बिलियन वो लोग हैं जो फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, तकरीबन जिसका जो परसेंटेज बैठेगा, यानी कि 37% हिंदुस्तान के लोग वो है जो बाहर रहकर काम कर रहे हैं, कोई सऊदी में, कोई कुवैत में, कोई दुबई में, जिसका जहाँ सेटलमेंट अल्लाह ने कराया है वो वहाँ रहकर काम कर रहा है। अब देखो, जब कोई शख्स अपने मुल्क से बाहर जाएगा तो कोई वो खुशी में तो जानेगा नहीं, और ना ही उसको कोई मज़ा आ रहा, उसके हालात ने उसको झिझोड़ा है, तोड़ा है, निचोड़ा है। और बहुत सारे लोग वो भी है जो घर के हालात देखते हुए, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल ख़त्म है, और हिंदुस्तान की जो 80% आबादी है वो BPL से नीचे आती है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि वो गरीबी रेखा से नीचे आती है। और हिंदुस्तान के 6 करोड़ लोग वो है जिनकी आमदनी महीने की सिर्फ 2,500 रुपये। अब जो इंसान 2,500 रुपये महीना कमा रहा है तो वो पढ़ने का ख्वाब क्या देखेगा। और हिंदुस्तान की 80 मिलियन आबादी वो है जिसकी LPA लाख पर एनम 15 लाख से नीचे, यानी कि सालाना जो इनकम है वो 15 लाख से नीचे, यानी 15,000 रुपये महीने से कम है। 10, 12, 8, 9, कोई 8,000 कमा रहा तो कोई 10,000 कमा रहा, कोई 12,000 कमा रहा और कोई 15 ही कमा रहा है। तो 15,000 मैं समझता हूँ आज के टाइम में महंगाई का दौर है, और किसी भी परिवार में जो है 5 जनों से कम नहीं है, तो जो शख्स 15,000 रुपये कमा रहा है महीने के, तो वो जो है तालीम देने की कैसे सोचेगा। दूसरी बात जो है, हमारे हिंदुस्तान में तालीम को जो है एक बिजनेस बना दिया। CBSE बोर्ड में इतनी महंगी फ़ीस कर दी, वहाँ जब कोई गार्जियन जाता है तो वो फीस का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के बेचारा मायूस होकर वापस आ जाता है। इस बात का यही मतलब है कि इससे तो यही मैसेज जा रहा है ना कि पढ़ने का हक जो है सिर्फ और अमीर बाप की औलाद को है, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकते। अब बताओ, जब 40,41,359 आप जो लोग हैं हिंदुस्तान में वो ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, या माँ है तो बाप नहीं है, बाप है तो माँ नहीं है, और वो सिर्फ ज़कात खैरात का खा रहा है। अगर हम उन बच्चों को तालीम देंगे और तालीम हासिल करके जब वो नौकरी करेंगे तो वो अपने मौजूदा परिवार को और अपने आने वाली नस्लों को ज़कात के दलदल से बचा लेंगे। फिर उन्हें ज़कात मांग कर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ने की, उन्हें अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए उन्हें। साहब एक सवाल है, सवाल ये है कि आपने कहा ना कि उन लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ने की, वो नहीं कर पाएंगे, फिर अब वो पढ़ेंगे। सवाल ये है कि जिसको गलत चीज़ की आदत पड़ गई, अब उसे पढ़ाई का शौक़ नहीं है, उसे हाथ फैलाने का शौक़ लग गया, आप जिसे जो शौक़ लग गया उसे आप कैसे छुड़ाओगे? देखिए, भीख मांगना ये शौक नहीं होता, ये एक मजबूरी है। जब किसी तरह की कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगी तो बहुत ज़्यादा मजबूरी में लोग जो है भीख मांगेगा हाथ फैला के। और दूसरी बात ये है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी ताला अन्हु के वाक़े दौर में जब वो ज़कात देने जाते थे तो उनके दौर में जो है ढूंढना पड़ता था, और बहुत ढूंढने के बाद भी कि उनके एरिया में एक शख्स भी ज़कात खाने वाला नहीं मिलता था। क्यों? उस वक्त जो है लोग जब ज़कात देते थे तो ज़कात जो एक सिस्टम से के तहत दी जाती थी। बस ज़कात का हिस्सा आप दो, उसका एक हिस्सा जो उसकी तालीम में खर्च करो, दूसरा हिस्सा उसका रोज़ का जो खाना पीना है, जो उसकी रोज़ की जो बेसिक रिक्वायरमेंट फंडामेंटल नीड है उसको पूरा करने में दो। जब एक परिवार है भाई जिसका जो फादर नहीं है, सिर्फ माँ है, 2 बेटे हैं, 2 बहनें हैं, है ना, और जो बेटे हैं वो बहुत छोटे हैं, तो अब हमें चाहिए कि हम जो ज़कात दें वो इस तरीके से दें कि उसका एक हिस्सा तो उसके बच्चों की तालीम में जाए, दूसरा हिस्सा उसका घर के जो है रोज़ का जो खाना पीना, रहना सहना, जो कपड़े, जो बीमारी है उनमें खर्च होए। तो जब बच्चे शुरू से तालीम की तरफ जाएगा तो पहली बात तो वो हाथ नहीं फैलाने का, जब उसके सिर पर हाथ रखा जाएगा। अच्छा, आप कितने बच्चों को आप कितने बच्चों को आप तालीम फ्री में दे रहे हैं? देखो, जितने भी यतीम बच्चे हैं उन सारे यतीम बच्चों को मैं फ्री पढ़ाता हूँ अपनी कोचिंग, और स्कूल में भी जो है मैंने काफ़ी जगह दाखिले करवा दिए हैं और कुछ जगह मैंने दाखिले करवाना शुरू कर दिए। उनकी फ़ीस जो है वो स्कूल वालों से मैंने माफ़ करवा रखी, और मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे एक कहने पे, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उनको उसकी जज़ाए खैर देगा, उन्होंने मेरे एक कहने पे ऐसे बच्चों के लिए महीने की जो फीस है वो माफ़ कर दी। उनको जो कोर्स वगैरह है वो मैं अपनी फाउंडेशन की तरफ से जो है उन बच्चों को प्रोवाइड कराता हूँ, और ये प्रोवाइड कराने का मकसद यही है उसको गरीबी, उसको भीख मांगने का दलदल से निकालना,
ताकि वो पढ़ लिख के कम से कम इस काबिल बन जाए, वो इतनी नौकरी ले ले कि उसे अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए ज़कात का ना खाना पड़े, भीख मांग कर ना खाना पड़े, सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के किसी और का आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अच्छा, एक बात और है, लोगों का कहना यह है कि रोज़गार तो है ही नहीं। लोग ये कहते हैं कि रोज़गार नहीं है। अब जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, अब बच्चे वो पढ़ के निकलते हैं, अब वो नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं, ऐसे में उन्हें नौकरी नहीं मिलती, तो ऐसा भी होता होगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है? देखिए, अगर आपने मेहनत की है, मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में जो है जॉबलेस की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, लोग जॉब के लिए बहुत परेशान हैं। मगर कोई सी भी चीज़ जो है, हम किसी भी चीज़ को लेके किसी एक चीज़ को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जॉब के मामलात में पहले तो आप ये देखिए कि जब आपको स्कूल भेजा गया तो क्या आपने साल के 12 महीने 52 हफ्ते 365 दिन पूरी ईमानदारी से दयानतदारी के साथ तालीम की? क्या आपने तालीम को, किताबों को, उस्ताद को उतना टाइम दिया और जितना आपको एक काबिल इंसान बनने के लिए देना चाहिए था? जब आप वो टाइम नहीं दोगे, आपकी तालीम का सिस्टम क्या है, पेपर से 2 महीने पहले गए और आपने सिर्फ निशान लगवा लिए कुछ क्वेश्चन पे और इम्पोर्टेंट जिसे आप कहते हो, और वही क्वेश्चन आप याद करते हो, ठा के पेपर देते हो और पास हो जाते हो। तो आप ये समझते हो कि भाई मुझे डिग्री मिल गई, मार्कशीट मिल गई, तो मुझे अब जॉब मिल जाएगी। जॉब नंबर से नहीं मिला करती, जॉब काबिलियत से मिलती है, जॉब सलाहियत से मिलती है। तो जब तक आप किसी भी चीज़ में अपना 100% नहीं देने गए, आपको ना तो जॉब मिलेगी, आपको कुछ भी और नहीं, और आपको कुछ नहीं मिल सकता। अब देखो, कीरतपुर में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फैज़ान साहब को नहीं जानते होंगे, मगर इनकी जो बातें हैं वो इतनी गहरी हैं कि हर वो इंसान समझ सकता है जो काबिल है। अब बात यह है कि जब इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट चला ही रहे हैं और इनके पास स्टूडेंट पैसे वाले भी आ रहे हैं, उसके बाद भी अगर ये किसी के लिए सोच रहे हैं तो ये इंसानियत है। और भी कुछ आंकड़े हैं इनके, उनसे भी वो पूरा आंकड़ा लेते हैं। क्या आंकड़ा है पूरा? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर मैं ज़िला बिजनौर का हूँ। ज़िला बिजनौर जो उत्तर प्रदेश में आता है, और उत्तर प्रदेश में 26 यूनिवर्सिटी है, 728 डिग्री कॉलेज है, और आपका 3,359 जो है हायर सेकेंडरी स्कूल है, और 31,53,59 आपके प्राइमरी स्कूल है। तो आपके जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ स्कूल की कमी नहीं है, वहाँ टीचर की कमी नहीं है, वहाँ इंतज़ाम की कमी नहीं। कमी सिर्फ इस बात की है, आपकी जद्दोजहद, आपके शौक़। जब आपके तालीम का वक्त आता है तो आप कहाँ जाते हो? मेरी झोल में। आप कहाँ जाते हो? लोगों का मड्ढा खाने। आप कहाँ जाते हो? लोगों की बारात में, वलीमे में। अब भी मई का महीना चल गया है, और अप्रैल का महीना चल गया है, स्कूल खुले हुए तकरीबन 1 महीना होने जा रहा है। इतनी आबादी फराज भाई, आपको पढ़ने वालों की स्कूल में नहीं मिलने की, जितनी आबादी आपको मेरी झोल में मिलेगी। और जब हम स्कूल में बैठ कर फ़ोन करके बोलते हैं ना कि भाई साहब आप अपने बच्चों को पढ़ने भेजिए, तो माँ बाप कहते हैं मेरे मास्टर साहब एक दिन में हमारा बच्चा कौन सा कलेक्टर बन जाएगा। तो जब आप खुद तालीम पर तवज्जो नहीं दे रहे, जब आप अपने बच्चों को तालीम पर खुद तवज्जो नहीं दिलवा रहे, तो इसमें सरकार क्या करेगी, प्रशासन क्या करेगा, टीचर क्या करेगा, मैनेजमेंट कमेटी क्या करेगी, जो हमारे रहबर है, जो हमारे जो अकाबरीन है, वो सब क्या करेंगे? आप मेरी बात, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप देख लीजिए, इस वक्त मेरी झोल में सारे पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे। आप स्कूल में जाइए, सब बैठे हुए मक्खी मार रहे। जिस स्कूल में गैदरिंग 500 स्टूडेंट की है, उस स्कूल में 500 में से सिर्फ 100 स्टूडेंट जा रहा है। तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी? बहुत आसान है किसी पर कटाक्ष कर देना, किसी को दोष देना, अपनी नाकामी का जिम्मेदार किसी दूसरे को ठहराना बहुत आसान है। मगर एक बार आप अपना आप को भी तो देखें कि मैंने साल के मुझे 52 हफ्ते 12 महीने 365 दिन मिले, मेरे माँ बाप ने मेरी फीस भरी, क्या मैंने अपना 100% दिया? क्या जितनी मुझे मेहनत करनी चाहिए थी मैंने मेहनत करी? फैज़ान भाई, एक बात ये आती है कि जिस तरह से आपके अंदर थोड़ी बहुत कमियां हैं, ऊपर वाले ने जैसे बनाया ठीक है, लोगों ने आपका मजाक बनाया, जो अल्लाह की तरफ से, जो ऊपर वाले की तरफ से बिल्कुल फिट फाट है और जो ऐसा लगता है बहुत खूबसूरत है, उन्होंने कुछ सलाह देने की कोशिश की हो या आपको टोन मारने की कोशिश करी हो? ऐसा मेरे साथ और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं शुरू से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे तालीम का शौक़ दिया, और मेरे वालिद, मरहूम वालिद है, अल्लाह उनको जो है जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे शुरू से ही तालीम में रखा। मैं 10वीं क्लास का आखिरी पेपर देकर जो है अलीगढ़ चला गया था,
और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए वहाँ मैंने कोचिंग की, वहाँ रहा। और उसके बाद फिर मैं दिल्ली गया। मतलब मैं बहुत छोटी क्लास से 10वीं क्लास से जो है मैं तालीम के लिए बाहर चला गया था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और जैसा मुझे शौक़ दिया, जैसी मुझे नीयत दी, और उसी के हिसाब से मुझे लोगों से मिलवाया, मुझे बड़े बड़े टीचर से मिलवाया, बड़े बड़े प्रोफेसर से मिलवाया, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से मिलवाया, बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलवाया। तो मेरा सर्किल जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और ऐसा बनवाया जिसने मुझे इस काम के लिए तैयार करा कि मैं खिदमत खल्क़ करूँ, मैं कौम की क़यादत करूँ। जो मतलब जैसे वहाँ की बात चल रही थी, फैक्ट्रियों की बात चल रही थी, उनके लिए क्या कहोगे? किस तरह से वो आपसे बात कर सकते हैं और आपसे मिल सकते हैं, और आप उन्हें कैसे पढ़ाएं? देखो, जितने लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मैं आपको अपने कोचिंग का नाम और एड्रेस देता हूँ। मेरे कोचिंग का नाम है ब्राइट फ्यूचर कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर, जो मोहल्ला किला नियर नेज़र सराय मासूम चाचा चाय वाले की दुकान के पास है। आप वहाँ पे एक बार आए और मुझसे संपर्क कर लें। फ़ोन नंबर छोड़ दीजिए, मैं फ़ोन नंबर दिलवा दूंगा फराज भाई के साथ। अपना नंबर ऐसे बोल भी दीजिए वैसे। मेरा जो नंबर है 7351589294। देखिए ये जी, एक बात और कहना चाहूँगा, ए मेरी कौम के लोगों, ख़ास तौर से आपसे और पूरे हिंदुस्तान से, ये बात याद रखना, ये लिबास काम नहीं आएगा, ये मजबूत मकानात महफूज नहीं रह जाएंगे अगर तुम भी अपने बारे में नहीं सोचोगे। अगर आप तालीम हासिल नहीं करोगे तो कोई 7 समंदर पार से आके आपके हाथ में कलम थमाने वाला नहीं है। जब तक आप तालीम हासिल नहीं करोगे, आप बेहतरीन इंसान नहीं बन सकते। और अल्लाह ने कुरान की जो पहली जो वही दी है वो तालीम दी। और इसी के साथ में एक हदीस जोड़ता हूँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कौल है कि इल्म हासिल करने के लिए आपको चीन जाना पड़े, आप चीन जाओ, मगर इल्म हासिल करो। इल्म का और दूसरी हदीस, जितना इल्म ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है, उतना इल्म सीखना फ़र्ज़ आइन है। इल्म यो वो दौलत है और जिसको कोई छीन नहीं सकता, जिसको कोई लूट नहीं सकता, जिसको कोई जो है चुरा नहीं सकता। इल्म बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। और इल्म हमारी सलाहियतों में जो है निखार लाता है, हमें सोचने की समझ देता है, सूझबूझ देता है। तो जब भी हम कोई ऐसा काम करेंगे तो हमें इल्म की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात, एक और बात मैं ये कहूँगा, जो माँ बाप ये कहते हैं कि हम बेटे को नहीं पढ़ाएंगे, क्या करेगी, चूल्हा झोंकेगी। भाई पढ़ी लिखी होगी तो चूल्हा भी सलीके से झोंकेगी, वो घर गृहस्थी बनाएगी। और जो जाहिल होगी तो वो जहालत को बढ़ावा देगी। जाहिल इंसान जहालत को बढ़ावा देता है, और पढ़ा लिखा इंसान वो इल्म को जो है वो बढ़ावा देता है। और लड़की का व्यक्तिगत मेरा मानना ये है कि लड़की का ज़्यादा पढ़ना लिखना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे की तरबियत कौन करता है, माँ करती है। बच्चा सारा दिन माँ के पास रहता है, तो इस लिहाज से लड़की को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात यह है, नस्लों में सुधार आएगा। जब पढ़ी लिखी औरत अपनी बच्चों की तरबियत करेगी तो उसकी नस्लों में सुधार आएगा। दूसरी बात, लड़की है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, आपने शादी करी आप और लड़की के शोहर का इंतकाल हो जाए, वो पढ़ी लिखी है, तो वो अपना जॉब करके घर तो चला लेगी, उसे जो है भीख मांग कर खाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ने की, उसको जो है ज़कात खैरात कर खाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ने की, उसको अपने पाँव में घुंघरू बांधने की तो ज़रूरत नहीं पड़ने की, जब वो पढ़ी लिखी होगी। मेरी आप सब लोगों से ये अपील है, आप अपनी बेटी की शादी दहेज में पैसा ना खर्च करके आप उसकी तालीम में खर्च करो। यकीन जानो, नस्ल की नस्लें में ऐसा सुधार आएगा, बेहतरीन इंसान बनेगा, हिंदुस्तान के बेहतरीन शहरी बनेगा, और ज़माना तुम पे नाश करेगा। तो जो भी कुछ कहा दिल से कहा होगा और आपको भी लगा होगा। अगर वीडियो कहीं से लेके कहीं तक अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इन भाई को सपोर्ट जो कर सकते हो, क्योंकि किरतपुर जो न्यूज़ चैनल है ये किरतपुर का ही है, लोकल चैनल है, और इसमें यहाँ पे अगर कुछ भी नया हो रहा होता है तो वो आप तक पहुँचाने की कोशिश रहती है। तो फैज़ान साहब का आप सपोर्ट करें। और मेरे किरतपुर में जो मेरी जन्मभूमि है, जहाँ का मैं पैदावार हूँ, यहाँ जितने भी स्कूल चल रहे हैं उन सब सारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब से, ऑनरेबल मैनेजर सर से मेरी ये अपील है, आप अपने बच्चे में सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 बच्चे जो यतीम है, जिनके फादर नहीं है, उनकी मंथली फीस माफ़ कर दे, बाकी उनका कोर्स का जिम्मा वो मेरे ऊपर है। आप इतने सारे बच्चों को आप पढ़ाते हो, आप उनसे फीस लेते हो, आप अगर एक साल में सिर्फ ज़्यादा नहीं 5 बच्चों को फ्री पढ़ा दो, उनकी मंथली फीस माफ़ कर दो, जो उनका एनुअल चार्ज है वो माफ़ कर दो। भाई आपके स्कूल की गैदरिंग 500 है, 500 में 5 और ऐसे भी सही। और दुआ वो चीज़ है जो तकदीर बदलती है, इंसान को कहीं से कहीं पहुँचाती है। तो आगे कल किसी और से बात करेंगे और उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे। अब मैं जो है इसी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो समझ में आई हो
तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फैज़ान साहब को सपोर्ट कीजिएगा। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।